प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में बताई गई थी और जिसका सूत्र निकल के आया था E बराबर 1/4πε0 कैपिटल K 2P/R Q। और आज निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें क्या प्राप्त होता है, अर्थात एन इन इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए आप, जैसा कि उसमें हमने पहले चित्र बना के आपको समझाया था, सबसे पहले इसमें ही हम चित्र बनाने का यहां पर चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ए वैद्युत द्विध्रुव अर्थात -q आवेश एवं +q आवेश, इन दोनों आवेशों से बना एक निकाय अथवा सिस्टम जिसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित, देखिए निरक्षीय स्थिति का तात्पर्य हम यहां पर बिंदु P जो है y अक्ष के अनुदिश लिया जा सकता है, यानी कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इसके मध्य बिंदु से ये दूरी L है ना, इसके मध्य बिंदु से -q आवेश तक की दूरी L लोगे आप, और ये पूरी 2L हो जाती है इस तरह से है। और देखो यहां से बिंदु P से +q आवेश तक की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी -q आवेश तक की दूरी है ना। इसको कर्ण लेते हुए कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का आधार प्लस आधार, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा, r² हो जाएगा प्लस L² हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये r है ये L है। इस ट्रायंगल में भी देखें तो ये r है ये L है, तो ये हो जाएगा r² प्लस L²। अब बिंदु P +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो दिशा क्या होगी? दिशा जैसा कि आपको बताया गया कि +q आवेश के कारण हमेशा बाहर की ओर, इसकी जो डायरेक्शन है E1, ये बाहर की ओर होगी, और -q आवेश के कारण जिस ओर आवेश रखा है उसी ओर होगी। तो ये देखिए E2, ये E2 -q आवेश के कारण और +q आवेश के कारण E1 बाहर की ओर होगी। तो आप देख रहे हैं कि E1 व E2 इसमें भी विपरीत है। इनके परिमाण क्या होंगे? परिमाण में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 बराबर, यहां लिखा जा सकता है कि +q आवेश के कारण
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 कैपिटल के Q/R² होता है, लेकिन यहां से ये डिस्टेंस क्या है R के स्थान पर, √R² प्लस L² का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो आप अंडर रूट से ये स्क्वायर यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हम यहीं पर किए दे रहे हैं, तो क्या करोगे आप, ये हमें स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा R² प्लस L²। इसको समीकरण फर्स्ट डाल देंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, और एवं दिशा भी लिखेंगे, एवं दिशा बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो ये क्या लिखोगे, E2 बराबर 4πε0 कैपिटल के Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट से स्क्वायर इसमें भी कट गया, और ये समीकरण नंबर दूसरा। एवं दिशा -q आवेश की ओर होगी। ठीक है, तो ये परिमाण है। अब दिशाएं दोनों के विपरीत हैं और परिमाण समान है। ऐसे में हम करते क्या हैं, निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 के कंपोनेंट्स अर्थात घटक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके हम घटक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसके जब हम इसका जो घटक करेंगे, यहां अलग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ए बिंदु P इधर ले लिया हमने। ठीक, ये E1 है, ये E1 है, तो इसका घटक करेंगे वर्टिकल यानी ऊर्ध्व घटक साइन में, यानी ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स, ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ऐसे ही E2 के भी, E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्र देखो दिशा ये है, तो इधर इस ओर ले ली E2 है ना। ऐसे ही E2 का हॉरिजेंटल जो वर्टिकल घटक है वो हो जाएगा E2 साइन थीटा है, और जो क्षैतिज घटक है वो हो जाएगा E2 कॉस थीटा। स्पष्ट आ रहा होगा समझ में कि E1 व E2 और E2 के हमने कंपोनेंट्स किए,
यानी E1 का कंपोनेंट्स ऊर्ध्वाधर E1 साइन थीटा, क्षैतिज E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार से E2 के भी कंपोनेंट्स किया, E2 साइन थीटा और क्षैतिज में E2 कॉस थीटा। तो आपको दिख रहा है कि ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये परिमाण में कैसे हैं? ये परिमाण में समान है, क्योंकि ऑलरेडी परिमाण में समान है E1 V2 के मान, परंतु इनकी जो डायरेक्शंस है ये अपोजिट है। तो यहां पर ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो घटक है, एक दूसरे के जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसको कैंसिल कर देंगे, उसको निरस्त कर देंगे। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कंपोनेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो E1 cos थीटा है वह E2 cos थीटा है। आपको दिख रहा है कि ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना? तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसको दिमाग में रखेंगे, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, व E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए E1 व E2 परिमाण में समान व दिशा विपरीत है, अतः घटक करने पर, ठीक है, ये घटक हमने कर ही दिए। तो अब हो जाएगा इस प्रकार, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस किसके हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, अब इनके मान समीकरण 1 और 2 से जैसे यहां रखेंगे तो आप देख रहे हैं ये इक्वल है ना। तो इनको बाहर निकाला जा सकता है, ये उभयनिष्ठ हो गया, ये कॉमन हो गए, इनको बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है ना, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये 2 cos थीटा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के मान E1 व E2 के मान सेम है। जब यहां रखेंगे तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमें ये मिलेगा, ये मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K। ठीक है, और ये यहां पर मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इतना मिल जाएगा, है ना। और ये cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 2 cos थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक, तो चित्र से, इस वाले चित्र से हम cos थीटा का, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल से cos थीटा का मान निकालकर इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो देखो चित्र से cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा, आधार बटे कर्व।
अर्थात ये हो जाएगा L अपॉन कर्ल है। क्या हो गया ये R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया हमने, बिंदु मध्य बिंदु से बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस निकाली, माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस निकाली, प्लस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, माइनस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। चूंकि परिमाण में ये दोनों मान समान हैं, अर्थात इनके कंपोनेंट्स किए। E1 cos sin थीटा ये ऊर्ध्वाधर घटक, E2 cos थीटा क्षैतिज घटक, E1 sin थीटा ऊर्ध्व घटक, E1 cos थीटा क्षैतिज, E2 sin थीटा ऊर्ध्व घटक, E2 cos थीटा क्षैतिज घटक। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर गए, ये एक ही डायरेक्शन में होकर ये आपस में जुड़ गए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 व E2 के मान इक्वल हैं, तो इनको बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा cos थीटा प्लस cos थीटा, 2 cos थीटा हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल से cos थीटा का मान निकाला, cos थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये मान समीकरण 3 में रखने पर यह मान समीकरण 3 में रखने पर है ना। अथवा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट को है ना 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो देखिए अब इसका मान रख देते हैं, बस उत्तर मिल जाएगा। इसमें रखते हैं मान, मिलेगा हमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, Q दिया है, 2 लिखा है, Q 2 लिखा है, cos थीटा के स्थान पर रखेंगे L अपॉन ए रखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 1/2। देखिए ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, इसलिए आप दिमाग में रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आना यहां पर आवश्यक है डेरिवेशन में। तो आप देख रहे हैं ऊपर जो है हमें 2QL प्राप्त हो रहा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको समझाया जा चुका है कि P बराबर होता है 2QL। ठीक है, तो ये ऊपर 2QL के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो देखिए चूंकि P बराबर 2QL, इसलिए E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K P अपॉन ए हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां पर एक स्टेप और छोड़ दिया है हमने, इसको भी ध्यान में देंगे, इसका मान रखा। ये स्टेप L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये छोड़ दिया था, ये भी लिखेंगे इसको।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो यहां पर देखिए आप, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, यानी कि देखो E बराबर Q अपॉन 4πε0 कैपिटल के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है इंटू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के स्थान पर हमने रखा है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां रखा है, थोड़ा सा यहां रखते तो ये ना छूटता, देख लीजिए। तो E बराबर ए क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल के, ये देखो रखा हुआ है, इधर रख दिया हमने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये देखो ये इधर रख दिया, ठीक है, और 2a रखा, और cos थीटा के स्थान पर एल, ये एल रखा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1/2 ये रख दिया। तो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो यहां पर क्या हो गया, ये 3/2 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे अक्षीय स्थिति में किया था, क्या कि ये जो है L को छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि L जो है इज लेस देन R, अतः L को छोड़नी, ठीक है। और जैसे ही L को छोड़ेंगे आप, ये देखिए इससे इसका गुणा हो जाएगा 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो Q जो है इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अथवा E बराबर मिलेगा 1/4πε0 कैपिटल के P अपॉन, ये मिल जाएगा आपको RQ मिल जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये देखो L को L स्क्वायर ये हटा दिया गया इसको, ठीक, तो ये 2 से ये नीचे का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो RQ है ये RQ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यही ये जो है ये डेरिवेशन जो है इसका सूत्र आ गया। निरक्षीय स्थिति में आप देखेंगे 2 नहीं आ रहा है, और अक्षीय स्थिति में 2 आ रहा है, यानी 1/4πε0 P अपॉन RQ आएगा। और न्यूटन प्रतिकूलम, ठीक है। तो वायु अथवा निर्वात के लिए देखो, वायु और निर्वात के लिए आपको समझाया जा चुका है। कैपिटल के बराबर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। तो ये लास्ट फॉर्मूला, लास्ट स्टेप है 1/4πε0 के स्थान पर 1 P अपॉन RQ, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, और इसको भी आप लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, और जब आप लोग 1-2 बार कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसको ध्यान देंगे। अगले वीडियो में अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपको बताया जाएगा। तो ये जो 4 डेरिवेशन है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और इनको प्रैक्टिस में लाना है आप लोग।